गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज रोटेशनल अलाउंस के लेक्चर नंबर 8 में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके पहले हमने रोटेशनल मोशन के पार्ट से डायरेक्शन फॉर काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्शन फॉर एंगुलर मोमेंटम, डायरेक्शन फॉर टॉर्क, ये सभी कंप्लीट किए हैं। तो अभी आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क के लिए काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। सबसे पहले देखते हैं कि इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है। व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही आता है बेटा, स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम लोग स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट क्या बोलता है? स्टेटमेंट बोलता है इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, if no external torque acts on a rotating body, if no external torque acts on a rotating body, then the angular momentum, of that body remains constant. If no external torque act on rotating body, कंडीशन क्या है बेटा, याद रखिएगा। If no external torque acts on rotating body, अगर बॉडी पर कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है, अगर बॉडी पर कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है, तो उस केस में हमारे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट, है ना। दैट मीन्स हमें थोड़ा इसको स्टेटमेंट को अच्छे से लिखना है। दैट इज, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। दैट इज अकॉर्डिंग टू, ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन शॉर्ट में आपको क्या बता रहा है? वो बता रहा है इफ टाउ एक्सटर्नल टॉर्क बिकम 0, इफ टाउ बिकम 0, देन उसी केस में एंगुलर मोमेंटम एल क्या होता है? कांस्टेंट। इफ टाउ इज 0 देन एल इज कांस्टेंट, क्योंकि इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन बॉडी, बॉडी पे कोई टॉर्क एक्ट हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? हमारे एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू कितनी है? 0। बाहर से कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है, दैट मींस एक्सटर्नल टॉर्क बिकम 0। अगर एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। किस तरह से हम इसे प्रूव करेंगे? तो we know, अभी हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, we know an expression for torque acting on a rotating body is, टॉर्क का फॉर्मूला हम पता है बेटा। टाउ का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ का फॉर्मूला होता है टॉर्क का, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। दैट वी आर वेल नोन अबाउट इट। क्योंकि देखो हमने टॉर्क का फॉर्मूला क्यों उठाया? क्योंकि इफ टॉर्क इज 0 देन एल इज कांस्टेंट। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है इंटू अल्फा। ना मुझे एक बात बताइए, जहां ये टाउ आए, व्हाट इज अल्फा? अल्फा का फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बाई डी टी। ये सर्कुलर मोशन के फर्स्ट लेक्चर जो हमने रोटेशन मोशन का लिया है, उसी जगह हमने आपको ये डेफिनेशन क्लियर की थी कि व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जैसे मैंने इसको लिखा है, क्या दिखा रहा है? इट इंडिकेट इट्स डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा, है ना। दैट इज, आपको ये टाउ दिखा रहा है कि टाउ इज इक्वल टू आई इंटू डी डी टी ऑफ ओमेगा। तो देखो इस ओमेगा यहाँ पर अंदर है
और I बाहर है। आपको पता है डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाते हो, अगर हम डेरिवेटिव ऑफ 2x लगाते हैं तो क्या हो जाता है, बाहर डेरिवेटिव लगता है x का x के लिए, वेरिएबल का वेरिएबल के लिए, है ना। तो जैसे हम कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं बेटा, गरज पड़ने पे हम अंदर भी तो ले सकते हैं। तो अगर मैं, क्योंकि वो जो I मेरा बाहर है उसे अगर मैं अंदर ले लूं, मतलब यहां पर मैं बना लूं डी डी टी, ये I अंदर लिया, डी डी टी ऑफ बनेगा I इंटू ओमेगा, डी डी टी ऑफ I इंटू ओमेगा। तो देखो क्या हो जाएगा सर, ये तो I ओमेगा क्रिएट हुआ। तो बेटा आपको ऑलरेडी पता है, वी नो वेरी वेल, क्योंकि हमने एंगुलर मोमेंटम का भी डेरिवेशन किया है। अरे I इंटू ओमेगा मतलब कौन बनता है, L बनता है। दैट मीन्स ये जो मेरा फॉर्मूला है, बिकॉज दिस I इंटू ओमेगा बिकम्स L, तो देखो यहां से टाउ का फॉर्मूला मिल देता है डी डी टी ऑफ L, है ना, डी डी टी ऑफ L। तो एक और आपको फॉर्मूला न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए पढ़ा दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज अ टॉर्क। देखो रेट ऑफ चेंज, है ना, एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज अ टॉर्क। डीएल बाय डीटी इज नथिंग बट टाउ, है ना, क्लियर। एक और फॉर्मूला न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए। सर अब तक डेरिवेशन तो आया नहीं। अरे बेटा हाँ लगाते हैं ना, देखो यहाँ पर हमने क्या बोला, इफ टी इक्वल टू 0, है ना, बट लगा रहा हूं इफ टाउ इक्वल टू 0। सर ये कंडीशन क्यों लगा रहे हो, क्योंकि बेटा टाउ 0 होने पे ही एल कांस्टेंट आता है। तो जब टाउ डालेंगे तभी तो एल कांस्टेंट दिखाई पड़ेगा। तो देखो टाउ अगर मैं 0 डालू तो मेरा क्या होगा, 0 इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ एल, उल्टा पलटा के लिख रहा हूं, दैट इज डी डी टी ऑफ एल इज इक्वल टू 0। सर आंसर तो नहीं है, कौन बोलता है, देखिए यू नो, बट आपको अच्छे से पता है कि डेरिवेटिव किस टर्म का 0 होता है बेटा, डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट टर्म का, है ना, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट के। जो टर्म कांस्टेंट होती है उसका डेरिवेटिव कितना होता है, 0। तो देखो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, क्योंकि मेरे सॉल्व करते करते L का डेरिवेटिव 0 आया, और मुझे पता है अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव 0 होता है, जो टर्म क्या होती है, कांस्टेंट। इसका मतलब ही उसके हिसाब अगर दोनों को कंपेयर करूं, है ना, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, आई कैन से दैट कि भैया अगर मेरा डेरिवेटिव L का 0 आ रहा है तो डेरिवेटिव किस टर्म का 0 होता है, जो होता है कांस्टेंट। इसका मतलब मेरा एंगुलर मोमेंटम क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो एज सिंपल इज दैट, इतना इसी तरीके से साधा डेरिवेटिव का कंसेप्ट लेके हम इसे प्रूव करा सकते हैं। इतना इजीएस्ट सा ये लॉ है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इजी है और आराम से हम प्रूव कर सकते हैं। और देखिए मैंने इसलिए समझाया आपको आराम से, क्योंकि ये देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड टॉर्क। बेटा अगर आपको अगर थोड़ा याद आ रहा होगा पास बैक का 9th क्लास में साइंस में आपने ऐसा ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। याद करिए डीपी बाय डीटी इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स। रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स, क्योंकि जो काम फोर्स करता है लीनियर मोशन में वही काम कौन करता है, टॉर्क एंगुलर मोशन में। तो देखो लीनियर मोमेंटम लीनियर फोर्स, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर फोर्स, तो ये बिल्कुल 9 के बिल्कुल बराबर है, जस्ट चेंज हुआ है लीनियर टू एंगुलर। बढ़ता हूं बेटा मैं और आगे नए डेरिवेशंस की तरफ, नए कंसेप्ट की तरफ, सॉरी ना, न्यू टॉपिक जो है हमारा, और एक बेसिक सा टॉपिक जिसका भी काफी यूज होता है, ये होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी हमें देखना है व्हाट इज मीन बाय रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। इसके लिए भी मैं थोड़ा सा एक असम्पशन आपको ले रहा हूं इन डिटेल समझाने के लिए। तो देखो हम क्या ले रहे हैं, कंसीडर अ बॉडी, कौन सी बॉडी, रिजिड बॉडी। कंसीडर अ रिजिड बॉडी, कंसीडर अ रिजिड बॉडी is rotating about axis of rotation
एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स वाई। ठीक है, मान लो एक बॉडी है हमारी, वो क्या कर रही है, वो परफॉर्म कर रही है रोटेशनल मोशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स वाई। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, डायग्राम भी बनाना शुरू। सर बॉडी का शेप क्या है बेटा, एनी शेप, पता नहीं, तो चलो हमने ये बनाया एनी शेप ऑफ बॉडी, इस तरीके से फैला हुआ, और ये बॉडी घूम रही है किसी एक एक्सिस के बाजू में। ठीक है, इस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स वाई के बाजू में घूम रही है। ये हमारा बना बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसका लेते हैं सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां से रोटेशन चालू है ना, ओरिजिन इसको बोल सकते हो आप, जहां से ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, मतलब जहां से हम रेडियल डिस्टेंस कवर करते हैं, इसके पहले वो वाला पॉइंट एक्स और वाई एक्सिस के अलावा घूम रही है ना। लेट, इसके बाद मैं क्या ले रहा हूं, लेट पी बी द एनी पॉइंट ऑन द बॉडी पे एक पॉइंट दे रहा हूं पी नाम का। चलो पी पॉइंट कौन सा है, एनी पॉइंट है ना। लेट पी बी द एनी पॉइंट ऑन द बॉडी, बट कौन सा पॉइंट, एट विच द होल मास of a body is supposed to be concentrated, at which the whole mass of a body is supposed to be concentrated। मतलब वो P पॉइंट ऐसा है जहां पर उस बॉडी का पूरा मास सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेट हो चुका है, मतलब बॉडी का लगभग पूरा मास उसी P पॉइंट पे, कहां पर है, उसी P पॉइंट पे। ये बॉडी हमारी एनी शेप की, ठीक है, कैसे भी शेप में बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं थोड़ा सा और इनहांस करने के लिए और अच्छा बॉडी बना दे रहा हूँ। ये हमारी बॉडी है, यहाँ हमने एक पॉइंट लिया बेटा पी, ये देखो मैं यहाँ पे पॉइंट दे रहा हूँ, ये मेरा पी पॉइंट। मान लो इस पॉइंट पे मेरे बॉडी का पूरा मास सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेट, मतलब इस बॉडी का पूरा मास एम, कैपिटल एम, सपोज बॉडी का पूरा मास कैपिटल एम इस जगह पे कॉन्सेंट्रेट है, पूरा मास। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है सर, देखो बेटा यही हमने बात की थी जब हमने आपको एंगल ऑफ बैंगल रिलेशन पढ़ाया था, कि बोला था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाम की एक चीज होती है जहां पर बॉडी का पूरा मास सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेट होता है। हर बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है लगभग जहां पर उसका पूरा मास हमें कॉन्सेंट्रेट हुआ दिखता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले कार का, तो कार का पूरा मास लगभग उसके सामने वाले इंजन पोर्शन में, अगर कार आपकी 1200-1300 किलो की है तो लगभग 700-800 kg का मास मोस्टली सामने वाले इंजन वाले चेसिस वाले पोर्शन भाग में होता है। अगर बात करें सीलिंग फैन की, तो सीलिंग फैन का पूरा मास उसके बेस में, ब्लेड्स में नहीं, बेस जो जहां पर वाइंडिंग होती है उस रीजन में होता है। सेम बात की है कूलर की, तो कूलर का मैक्सिमम वेट उसके मोटर वाले रीजन में होता है ना। उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो पॉइंट है ना बेटा हमारा पी, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डोंट वरी, बी हैप्पी, ध्यान दीजिए, ये है हमारा सेंटर ऑफ मास का पॉइंट, और यू में से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से हम कर रहे हैं ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा स्पेलिंग बराबर पर लिख देते हैं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं from point P on this axis of rotation, XY, on this, इस पॉइंट P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, सीधा स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर, सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। लेट इट बी के, इसको कितना बोलेंगे, के, लेट इट बी, उसको बोल देते हैं हम लोग के, कैपिटल के, ठीक है, लेट इट बी के। तो सर फिर ये क्या है, तो सुनो बेटा, ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन करके बताया, दिस, ये जो हमने अभी आप बनाया है ना के नाम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड, इसे ही बोला जाता है, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन,
इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हमने आपको ये सिखाया कि रेडियस ऑफ गायरेशन बनता कैसे है। इट्स नॉट एक्चुअली डेफिनेशन, डेफिनेशन इतना बड़े से लिखेंगे, ये हम हाउ इट इज क्रिएटेड ये आपको सिखाया ना। व्हाट इज डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या होगा सर? तो डेफिनेशन सुन लिए बेटा, क्या होगा? अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर पूरा डिस्टेंस, अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम अ पॉइंट, उस पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट एट विच, जिसके ऊपर, एट विच होल मास, एट विच होल मास ऑफ अ बॉडी is supposed to be concentrated on the, कहां बनाया बेटा? On the axis of rotation, on the axis of rotation is called, उसे बोला जाता है radius of gyration, is called radius of गायरेशन। क्या बता रहे हैं हम लोग? देखो यहां क्या लिखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमने खींचा, कहां से खींचा? उस पॉइंट से जहां पर बॉडी का होल मास कॉन्सेंट्रेटेड था, और वहां से कहां खींचा बेटा? वो खींचा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। अब आपको दिख रहा है तो रेडियस ऑफ गायरेशन की इट इज डिनोटेड बाय की, इसका नोटेशन है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल की। अब आपको पता है कौन है बेटा ये? यह वर्ड लिखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। एंड दैट्स व्हाई इट इज मेजर्ड, इट इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ, इसे हम लोग मेजर करते हैं, काउंट आउट करते हैं इन द यूनिट ऑफ मीटर। इसका यूनिट जो है वो बेटा, क्योंकि डिस्टेंस है ना, तो यूनिट क्या बनेगा? मीटर। एंड दैट्स व्हाई, ये तो पता ही है, इट्स डायमेंशंस आर, इसके डायमेंशंस क्या बनेंगे? L1, M0 एंड T0। क्या सर कंसेप्ट इतना ही है? नहीं बेटा, क्योंकि याद करो, क्योंकि आपकी यहां पर जो बॉडी है ये गोल घूमने वाली, रोटेशन हम परफॉर्म करने वाली है। कंसिडरेशन लिया था रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग। तो मुझे बताइए, जब आपका रिजिड बॉडी गोल गोल घूमेगा एक्सिस के बाजू में, मतलब रोटेशन परफॉर्म करेगा, तो ये डिस्टेंस लगभग रेडियस की तरह बन जाएगा ना। मतलब क्या सर? मतलब बेटा ये जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पढ़ा था, उसी को हम रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज गिवन बाय, उसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो याद करो, यू नो वेरी वेल, क्योंकि यहीं पे हमने लेक्चर में पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, m इनटू आर स्क्वायर, है ना, जहां m एक पार्टिकल का मास होता है। तो वैसे बेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पार्टिकल का मास नहीं, पूरे बॉडी का मास रिप्लेस करेगा कैपिटल M। और याद करो, क्योंकि ये पार्टिकल भी अब गोल घूमना शुरू करेगा पूरी बॉडी, तो ये भी डिस्टेंस के रेडियल इसी तरह बन जाएगा। इसलिए जो m r स्क्वायर है वही फॉर्मूला रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में m इंटू k स्क्वायर बन जाता है। और ये फॉर्मूला आप किसी भी बॉडी के साथ लगा सकते हो, उसकी वैल्यू को इक्वेट कर सकते हो एनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। एप्लीकेशन के दौरान हम लोग पढ़ेंगे, जब आपको उसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तब। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। साथ में आप ध्यान दो, तो यहां से रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला कितना बनेगा? तो अगर मुझे k स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है बेटा, तो बनेगा I/m। तो रेडियस ऑफ गायरेशन हम ऐसे भी निकाल सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मास से डिफाइन करो k स्क्वायर, तो k का फॉर्मूला कितना बनेगा बेटा? k का फॉर्मूला बनेगा √I/m। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, तो उसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर रखना, उसको मास से डिवाइड करना, उसका रूट लेना, विल गोइंग टू गेट रेडियस ऑफ गायरेशन। तो k निकालने का एक तरीका ऐसा भी है, डायरेक्ट इक्वेट करने का भी है, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि हमें हर एक बॉडी के रेडियस ऑफ गायरेशंस भी ढूंढने हैं,
हर एक बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन भी ढूंढना है एप्लीकेशंस में, ठीक है। तो ये था कुछ और बेसिक फिजिकल कंसेप्ट जो हमने आपको समझा दिया। अभी हमें आगे बढ़ना है। हमारा अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्टन रेगुलर शेप्ड बॉडीज। कुछ रेगुलर शेप बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो हमें जानना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें हमारे पैरालाक्स थ्योरम के एप्लीकेशन के दौरान होगा, हमारे रोलिंग बॉडी। अभी हम इसी टॉपिक में हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्टन रेगुलर शेप्ड बॉडीज का पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, जो उसके प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ रेगुलर शेप बॉडीज का जिनका हमें काफी ज्यादा यूज होता है पैरालाक्स थ्योरम के दौरान, एप्लीकेशंस में, साथ में रोलिंग बॉडीज कंसेप्ट के दौरान, ठीक है। तो बढ़ते हैं, कुछ रेगुलर शेप बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। जैसे नंबर 1 हम जाते हैं बेटा रिंग का, देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होता है ना। किसके अलावा निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर। तो मान लो मेरे पास ऐसा रिंग है, रिंग है ना। इस रिंग का आई एम कंसिडरिंग द मास टू बी एज एम, ठीक है। ये हम आपको डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहे हैं, निकाल के नहीं दिखा रहे हैं। निकाल के दिखाने की यहाँ पर कोई गरज नहीं है, जेई का क्लास अपना चालू नहीं है बोर्ड बेस्ड एनालिसिस में। हमें सिर्फ इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, बिकॉज वी हैव द एप्लीकेशंस, और वैल्यू याद रखना काफी इजी है। 2-4 चीजें बहुत ज्यादा यूज होती है, जैसे रिंग, डिस्क एंड स्फीयर्स। तो ये मान लो मेरे पास कोई रिंग है ना। इस रिंग का हमने किसी ने हमें बता दिया है कि सर इसका मास कितना है, मास इज कैपिटल एम, और इस रिंग का रेडियस हमको किसी ने देके रखा है आर। तो इस रिंग का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो देखो ये रिंग है, हम इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं ये सेंटर वाले एक्सिस से। ये ऐसा लेट्स सी विद द सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट से निकाल रहे हैं। और कैसा, जो इसके सेंटर से एक्सिस कहां से पास हो रहा है बेटा, सेंटर से, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर है ना, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर है। मतलब मान लो मेरा रिंग ऐसा है, मेरा एक्सिस पे, मतलब मेरा रिंग एक्स वाई प्लेन में और एक्सिस मेरा जेड के अलोंग परपेंडिकुलर है, उसके प्लेन के ऊपर रिंग बना रहा है इस तरह से एक्स वाई प्लेन में, है ना, हॉरिजॉन्टली, और मेरा एक्सिस से वर्टिकली उस पर परपेंडिकुलर सेंटर से जा रहा है। तो सेम हमने यहाँ इंडिकेट किया, ये बेटा मेरा यहाँ एक्सिस है जो पास हो रहा है उसके सेंटर से और परपेंडिकुलर टू इस प्लेन है। तो इसके अलावा हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, क्योंकि एक्सिस पास हो रहा है सेंटर से, तो इसे हम लोग बोलते हैं आईसी। और इसकी रेडियस को बेटा हम लोगों ने ट्रीट किया टू बी एज अ कैपिटल आर। तो सुन लीजिए, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a ring passing through center and perpendicular to its plane। perpendicular का सिंबल बनाया हमने, perpendicular to its plane is क्या फॉर्मूला होता है, इस IC का फॉर्मूला होता है IC is equal to mr²। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है IC is equal to mr²। कौन सा, पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन वाला, है ना। और अभी हम लोगों ने जस्ट बिफोर दिस टॉपिक हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था रेडियस ऑफ गायरेशन का, है ना। तो हमने आपको एक चीज और बोली थी कि हम चाहे तो हर बॉडीज का रेडियस ऑफ गायरेशन ही पता कर सकते हैं। क्या करना होगा, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें फॉर्मूले में डालना पड़ेगा। एक तो फॉर्मूले में डाल के ये डायरेक्ट इक्वेट करके, तो मैं देखो दोनों वैसे आपको सिखाता हूँ। देखो बेटा आपने, है ना, मैं यहाँ क्या निकाल दे रहा हूँ, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या निकाल दे रहा हूँ, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन आप कैसे निकाल सकते हैं सर, इस रिंग के लिए याद करो, के का फॉर्मूला हमने देखा था I/m, है ना। तो सर I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सर वो हाँ, अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ डाल रहे हैं, इस रिंग का डाल रहे हैं पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन वाला। तो बेटा मैं जहां से डालूंगा रेडियस ऑफ गायरेशन वहां से मिलेगी, है ना। तो I की वैल्यू कितनी है बेटा, mr², है ना, और अपॉन में भी m क्या हो जाएगा, कैंसिल, रूट और स्क्वायर कैंसिल। तो
तो देखो आपके पास क्या मिलेगा, mm तो कट गया और r स्क्वायर पे ऊपर रूट लगा है, इसका मतलब k इज इक्वल टू r। फॉर अ रिंग याद रखिएगा रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू किसके बराबर होती है, k इज इक्वल टू r। इसका भी हमें यूज है, रोलिंग बॉडीज के दौरान हमें रेडियस ऑफ गायरेशन का यूज होने वाला है। तो फॉर अ रिंग k की वैल्यू r के बराबर होती है। हम चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं या हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं। देखो मैंने फॉर्मूले में डाल के निकाला, k के प्रॉपर फॉर्मूले में, है ना। k का फॉर्मूला आई बाय एम, मैंने आई में क्या डाल दिया, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो जिस भी एक्सिस के अलावा घूम रहा है, फिलहाल मेरा वो सेंटर से पास होते हुए पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन पे घूम रहा है, तो मैं जहां सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डालूंगा रेडियस ऑफ गायरेशन भी वही की मिलेगी, उसी एक्सिस की मिलेगी, है ना। हम ऐसे हर एक्सिस का रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं, सेंटर वाले का, एनी अदर पॉइंट का, हर जगह का, ठीक है। तो और हम मैक्सिमम एप्लीकेशन जो होते हैं सेंटर के थ्रू होते हैं, इसलिए हम बेसिक जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं सेंटर के थ्रू पढ़ रहे हैं। फिर अपन जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आएंगे तब हम लोग इसके अदर एक्सिस के भी चीजें एप्लीकेशन में पढ़ लेंगे। तो सुनिए, अब रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे आईसी का फॉर्मूला कितना आ चुका है, एम आर स्क्वायर। तो मैंने आपको बोला था आप किसी भी आईसी को सीधा एम के स्क्वायर डाल सकते हो, क्योंकि क्यों सर, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि याद करो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर है, उसी को तो बदला है मास ने, और जो रेडियल डिस्टेंस आर था जो हम उसको आर स्क्वायर लिखते हैं, वही आर का स्क्वायर ही तो बेटा आपका रेडियस ऑफ गायरेशन में के स्क्वायर होता है। तो आप कभी भी कोई भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर के फॉर्म वाला उसे एम के स्क्वायर का इक्वेट कर सकते हो, जैसे आपने इक्वेट किया होता यहाँ पर भी आपको वही मिला होता, एम एम कैंसल, तो देखो आपको मिलता है यहाँ पर बेटा के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट के इज इक्वल टू आर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट उस आई की जगह एम के स्क्वायर डाल दो, एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गोइंग टू गेट के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज के बिकम्स इक्वल टू आर। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। तो साथ में हम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ एक दो बॉडीज के जितने यूज होते हैं रिंग, डिस्क, स्फीयर के रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकाल के दे रहे हैं। तो ये था बेटा रिंग का। अब बढ़ते हैं बेटा डिस्क की तरफ। सेकेंड हम लोग जो अभी निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो फाइंड आउट करते हैं डिस्क का, है ना। डिस्क का भी वही अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो डिस्क हैज अ स्मॉल होल एट द सेंटर एंड बाकी पूरा पोर्शन डिस्क का इस तरह से भरा होता है। तो चलो डिस्क का डायग्राम हम बना रहे हैं, दिस इज द योर डिस्क, ये आपका हमने बना दिया डिस्क, है ना। इस डिस्क का हम क्या निकालने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अगेन ये डिस्क का आपका हो गया बेटा सेंटर पॉइंट सी, और यहां से हमारा एक्सिस पास हो रहा है उसके सेंटर से, ठीक है। और उसके प्लेन पर कैसा है बेटा, परपेंडिकुलर, मतलब अगेन मैंने डिस्क से हॉरिजॉन्टली पकड़ी है एक्स वाई प्लेन में, तो मेरा एक्सिस अलोंग जेड है, उसके प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इसलिए इस तरह से हम इसको बनाएंगे। ये है हमारा सेंटर से पास होने वाला एक्सिस, इसके अलावा हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके जा रहे हैं, दैट इज आईसी फाइंड आउट कर रहे हैं। इस भी रिंग का जो रेडियस है वो डिस्क का जो रेडियस है वो बेटा आर, और ये डिस्क है, सॉरी डिस्क लग तो नहीं रही बेटा, देखो याद करो मैंने बोला डिस्क का स्मॉल और एट द सेंटर, और ये पूरा पोर्शन डिस्क का कवर्ड होता है। तो थोड़ा सा इसको अगर ऐसा शेडेड कर दोगे तो बिल्कुल फील होगा कि इट्स अ डिस्क, ये एक आपकी डिस्क है ना। समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए जितना आप बना सकते हो वो बना लीजिए, दिस इज व्हाट इज योर डिस्क, ठीक है। और डिस्क का रेडियस कितना है आर, उसे मत भूलना, उधर में थोड़ा ध्यान देना। इस डिस्क का रेडियस मान लिया बेटा हम लोगों ने आर, कैपिटल आर, और इस डिस्क के मास को हम लोग मान रहे हैं कैपिटल एम, पूरे डिस्क का मास, ठीक है, क्लियर। तो हम ऐसे पर पढ़ते हैं यहां पर अगेन, यहां पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस passing through center and perpendicular to its plane will be, क्या होता है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है IC is equal to 1/2 mr square, या यू में से
mr²/2। ये होता है डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर और परपेंडिकुलर टू प्लेन। चलो यहाँ पर भी ढूंढ लेते हैं इसके रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल लेवल पे हम लोग करते हैं, जो सेकंड पैटर्न में आप चाहो तो आई के फॉर्मूले में डाल सकते हो, मैं सिंपली कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां हमने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जो है हमारा आईसी का है mr²/2। हम किसी भी आईसी को हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए आई की जगह mk² डाल सकते हैं। तो mk² = mr²/2। जैसे बेटा मैं लिखूंगा mm becomes cancel, as simple as that, इतना इजी है। तो k² का फॉर्मूला r²/2 है ना। एंड अगर k की वैल्यू, k का फॉर्मूला r²/2 टेकिंग स्क्वायर रूट जब लूंगा तो k का वैल्यू कितना होगा, r² का अंडर रूट r आएगा और 2 का मिलेगा √2। तो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पे k/√2। तो इस तरह से हमने ये भी देखा कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²/2 और साथ में डिस्क का हमने निकाला रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू भी। ठीक है, रिंग डिस्क। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बॉडी जो हमारे लिए इस्तेमाल होती है वो होती है बेटा स्फीयर। दैट विल बी द स्फीयर। स्फीयर की तरफ चलते हैं, है ना। तो स्फीयर में हमें वैसे 2 स्फीयर का काम है, मैक्सिमम क्लोज स्फीयर का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले मैं आता हूं क्लोज स्फीयर, क्लोज स्फीयर की तरफ, है ना। तो सुनिए, अगर मेरे पास किसी ने स्फीयर दिया, जैसे स्फीयर क्या होता है बेटा, पूरा गोल हमारा बॉल, स्फेरिकल बॉल, है ना, ये उसका सेंटर। तो स्फीयर है ना, हाँ बेटा इट्स अ 3D ज्योमेट्री। तो क्या करना पड़ेगा, वो हर जगह से आपको गोल गोल दिएगा। तो ऐसा कर लीजिए, बॉल की तरह इंडिकेट कर लीजिए लाइक दिस। और इसका ये एक्सिस जो पास कर रहा है उसके सेंटर से, है ना, और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ऐसी। ये स्फीयर हमारा पूरा भरा है बेटा, क्लोज स्फीयर की बात कर रहे हैं। स्फीयर इज कंप्लीटली क्लोज्ड, अंडरस्टैंड करना है, स्फीयर इज कंप्लीटली क्लोज्ड, भरा हुआ स्फीयर है। ठीक है, इस स्फीयर का अगेन वी आर कंसिडरिंग द मास टू बी एज m, मास को मान रहे हैं हम लोग m, और जो रेडियस है उस रेडियस को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं बेटा r। ठीक है, रेडियस शुड बी r। तो ऐसे ही यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड ऑब्लिक क्लोज स्फीयर, सॉलिड स्फीयर या क्लोज स्फीयर बोलते हैं उसे, सॉलिड स्फीयर या क्लोज स्फीयर, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस passing through center, about an axis passing through center, है ना। अब वो सेंटर से जा रहा है तो लगभग उसके डायमीटर के अलॉन्ग भी आ रहा है ना। तो कभी कभी दैट इज about an axis, about an axis which is diameter, which is diameter to sphere, ऐसे भी वर्ड लिख के आता है is। तो क्या होगा, उस आईसी का फॉर्मूला होता है बेटा, इफ इट इज अ क्लोज्ड स्फीयर तो आईसी का फॉर्मूला होता है 2/5 mr²। आईसी का फॉर्मूला होता है 2/5 mr²। चलो इस केस में भी इसका रेडियस ऑफ गायरेशन देख लेते हैं, है ना। रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू कितनी होती है, चलो उसको पढ़ता है। तो अभी हमने डिराइव्ड किया, एज वी नो दैट, अभी हमने इस फॉर्मूले को निकाला है कि हमारा आईसी का फॉर्मूला कितना है फॉर स्फीयर के लिए, इट्स 2/5 mr²। इस आईसी को हम लोग रिप्लेस कर लेंगे सीधा mk² के साथ रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए। तो mk² = 2/5 mr²। जैसे ही रिप्लेस कर लेंगे, जैसे मैंने यहां पर करके आपको दिखाया था, m कैंसिल, तो सिंपली आपको मिला k² का वैल्यू बन रहा है 2/5 × r²। हमें k² की वैल्यू की भी गरज है रोलिंग बॉडीज में। और k का फॉर्मूला कितना होगा, तो रूट लेने जाऊंगा बेटा मैं, तो √2/5 × r। ऐसा बेटा आप हर एक का बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हो। फिलहाल मैंने आपको 2-3 बॉडीज का निकाल दिया,
ऐसे ही आपको ट्राई करना है। 3 बॉडीज का हमने आपको निकाल दिया, रिंग का, डिस्क का, स्फीयर का, जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है। ऐसे ही आप अदर का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा इससे प्रैक्टिस करना है, लगे रहना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्फीयर क्लोज स्फीयर हो चुका है, थोड़ा बी पार्ट में देखते हैं हॉलो स्फीयर के लिए क्या होगा। हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता होगा। चलिए बढ़ते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हॉलो स्फीयर, मान लो अगेन वही कि आई हैव अ स्फीयर, इस तरीके से ही है ना, बट इस स्फीयर में ना हॉलो है, स्फीयर है बट हॉलो है, अंदर से खोखला है, खाली है, लाइकवाइज टेनिस के बॉल की तरह, है ना। तो ये हमारा सेंटर हो गया सी। इसके अलावा हम देखने जा रहे हैं बेटा आईसी। अगेन हम यहां पर भी इस स्फीयर के मास को अंडरशूट कर रहे हैं एम, और इसकी रेडियस को हम ट्रीट कर रहे हैं आर, ठीक है। तो इस आईसी का फॉर्मूला क्या होता है, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट नाउ, यहां पर मैं लिख रहा हूं इस आईसी का फॉर्मूला होता है 2/3mr²। इस आईसी का फॉर्मूला, वैसे इसका यूज काफी कम होता है, बट अगर कभी आ जाए तो हमने आपको बताना है, ठीक है। एक और जो ज्यादा यूज होता है इन गोल मेटल बॉडीज की तरह, इन गोल मेटल बॉडीज मतलब रिंग, डिस्क और स्फीयर के अलावा, वो होता है रॉड, जो काफी यूज होता है। तो आते हैं हम लोग 4th नंबर के पॉइंट की तरफ, दैट इज रॉड, ठीक है। अब हम जाते हैं रॉड की तरफ। मान लो बेटा मेरे पास ऐसा लंबा सा, इनफाइनाइटली लॉन्ग, ऐसा लंबा सा, इनफाइनाइट लॉन्ग नहीं बोल सकते, इनफाइनाइट नहीं सॉरी, लॉन्ग, लंबा, लेंथ वाला एक रॉड दिया है ना, एक रॉड दिया है। इसकी लेंथ को मैं बोल रहा हूं बेटा एल, इसकी मुझे लेंथ दी है एल। इस रॉड का बेटा मुझे मास दे के रखा है अगेन कैपिटल एम, और इस रॉड का मैं ढूंढने जा रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, बोलना पड़ेगा कि इसके लेंथ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहां पर ये आईसी हम ढूंढने जा रहे हैं, ठीक है। इस रॉड का मास कितना हो गया बेटा एम, लेंथ है एल, ये सेंटर होने के चक्कर में इस लेंथ के 2 टुकड़े हो जाएंगे, यहाँ पे इधर वाले पोर्शन में आ जाएगा बेटा L/2 और सेंटर से टुकड़ा हो जाएगा तो इधर भी आ जाएगा बेटा L/2, ठीक है। अब हम इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं, तो सुनिए, एम आई ऑफ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थीन यूनिफॉर्म रॉड, पतले यूनिफॉर्म रॉड का, एम आई ऑफ अ थीन यूनिफॉर्म रॉड about an axis passing through center, about an axis passing through center and about an axis passing through center and perpendicular to its length, इसके लेंथ के ऊपर जो परपेंडिकुलर है, तो उसका फॉर्मूला आता है बेटा IC इज इक्वल टू 1/12 ml², या यू में से सिंपली ml²/12, है ना, ml²/12, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ये होता है हमारे रॉड का फॉर्मूला। तो इन बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपका काफी यूज होने वाला है दोनों जगह पर, सामने वाले टॉपिक पे, है ना, आने वाले टॉपिक जो है रोलिंग मोशन का कंसेप्ट उधर में भी, और उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम के दौरान भी।